तो हे गाइस, स्वागत है आपका। आपको जैसा कि पता है कि जीके जीएस की जो भी इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उसको कवर किया जा रहा है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको थ्योरिक बेसिस पे आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए सिखाया जा रहा है और थ्योरी बेसिस पे आपको पढ़ाया जा रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक ज़रूर कर देना। तो आज हम देखने वाले हैं आधुनिक बिहार को। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक बिहार की जो इतिहास है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने आधुनिक भारत का इतिहास जरूर पढ़ते होंगे, लेकिन आप बिहार से रिलेटेड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस की हम बात क्यों ना करें, तो उसमें आपको आधुनिक बिहार से रिलेटेड ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बिहार पुलिस और बिहार के जो भी इतिहास है आधुनिक तौर पे, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो आई होप, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो आधुनिक बिहार को हम सेगमेंट कहाँ से शुरू करते हैं, तो इसका भी शुरुआत हम वहीं से करते हैं जहाँ से भारत के आधुनिक इतिहास को शुरुआत करते हैं। जी हाँ, भारत के आधुनिक इतिहास को आप जब पढ़िएगा तो उसका भी शुरुआत लगभग यूरोपियन कंपनियों के जो आगमन होते हैं, जो भी इंडिया आते हैं, उसके बाद शुरू होता है। इसीलिए बिहार का भी जो देखेंगे हम, तो उसका भी आधुनिक काल का युग का शुरुआत हमें यूरोपियन कंपनियों के आगमन से देखने को मिलता है। भारत आने वाली पहली यूरोपियन कंपनी थी पुर्तगाल, तो इसलिए बिहार को भी सबसे पहले विजिट किया था पुर्तगाल कंपनियों ने ही। यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग लिखा हुआ है कि पुर्तगाल बिहार आने वाली सबसे पहली कंपनी थी। यहाँ बिहार में भले ही पहले आई, लेकिन फैक्ट्री इन्होंने पहले नहीं लगाई थी, बल्कि बिहार में आते थे। यह हुगली से पटना नाव के द्वारा ट्रेड करते थे, यानी कि व्यापार करते थे। बंगाल में आपका हुगली नदी पड़ती थी और पटना के बीच यह नाव से आते थे और सामान को खरीद कर लेके चल जाते थे। इन्होंने अपने कोई फैक्ट्री नहीं लगाई थी पुर्तगाल ने। यह किस चीज़ का ट्रेड करते थे, यानी व्यापार करते थे, उसको भी एक बार देख लेते हैं हम। यह सोडा, सूती, चीनी मिट्टी और मसाले का ट्रेड करता था। यानी कि आप बेसिकली मानिए तो ये बिहार आते थे नावों से और वहाँ से सामान लेके ये चले जाते थे। यहाँ पे कोई अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई, कोई इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाया, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रांत था, तो इसीलिए बंगाल के अन्य क्षेत्रों में ब्रिटिश कंपनी अपना प्रभुत्व जमाने में सफल रही। आपसे सीधा क्वेश्चन बन सकता है कि आधुनिक बिहार यानी कि बिहार आने वाली सबसे पहली कंपनी कौन थी, तो वह थी पुर्तगाल। आपको यह भी याद रखना होगा कि भारत में सबसे पहले भी पुर्तगाली कंपनी ही आई थी, वास्को डी गामा। आप लोगों को पता है कि वो केरल में आते हैं, कलिकट घाट पे, जहाँ पे जमोरी वहाँ के जो राजा थे उन्होंने उनका स्वागत किया था। नेक्स्ट है डच। जी हाँ दोस्तों, डच इसे हम हॉलैंड या नीदरलैंड के नाम से भी जानते हैं। दरअसल नीदरलैंड एक देश है जहाँ के निवासियों को ही डच कहा जाता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और कई एग्ज़ाम में पूछे भी जा चुके हैं कि डच कहाँ के निवासियों को कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड एक देश है जहाँ के निवासियों को डच कहा जाता है। जैसे हम लोग भारत में रहते हैं तो हमें भारतीय कहा जाता है, वैसे ही नीदरलैंड में रहने वाले निवासियों को, वहाँ के लोगों को डच कहा जाता है। आपको पता है कि पुर्तगाल के बाद डच बिहार में आने वाली दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कंपनी थी। यह पटना में सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी 1632 में स्थापित करती है। यानी कि देखिए, सबसे पहले बिहार कौन आया, तो वह पुर्तगाली कंपनी आई थी, लेकिन वह सिर्फ आते सामान लेके चले जाते, अपनी कोई भी फैक्ट्री यहाँ पे नहीं लगाई थी, यानी कि अपनी कोई भी कोठी नहीं लगाई थी सामान रखने के लिए। लेकिन डच वालों ने क्या किया था कि 1632 में पटना में ही उन्होंने अपना एक कोठी का निर्माण करवाया था। इस वजह से डच पहली कंपनी बन जाती है जो बिहार में अपना कोठी को स्थापित करती है। इसकी अभिरुचि सूती वस्त्र, सोडा आदि में थे। यानी कि इनका भी बेसिकली मोटा मोटी सबसे ज़्यादा जो ट्रेड से मुनाफा कमाना था, उनमें सबसे ज़्यादा कौन था, सूती वस्त्र जो होते हैं, सोडा जो होते हैं और मसाले को ये ट्रेड किया करते थे डच वाले। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, तो नेक्स्ट चीज़ में हम लोग को देखने को मिलता है सबसे मेन जो बिहार में आती है, जो बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किसी कंपनी को महत्व दिया जाता है, तो वह है अंग्रेज, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देखते हैं। तो देखिए, हम लोग यहाँ से पढ़ के देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको बता दें कि अंग्रेज़ों ने 1620 में पटना के आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया, लेकिन यह 1621 में बंद हो गया। यानी कि 1620 में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित तो किया अंग्रेज़ों ने, लेकिन एक साल बाद ही इनका बंद हो गया यह फैक्ट्री जो भी लगाए थे। आप वैसे याद रख सकते हैं इसको कि 1620 में अंग्रेज ने अपना पहला कोठी लगाया, लेकिन एक साल बाद यानी कि 1621 में वो बंद हो गया।
उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता 1651 में मिली, यानी कि सीधे 30 साल का डिफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। फैक्ट्री उन्होंने 20 में ही लगाई, लेकिन 21 में वो बंद हो गया। लेकिन फिर 30 साल बाद यानी कि 1651 में जाके उन्होंने अपनी सफलता हासिल की पहली फैक्ट्री लगाने में। अंग्रेज़ यानी कि पीटर मुंडी 1632 में बिहार आए थे। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ यात्री कौन थे जिन्होंने 1632 में बिहार का भ्रमण किया था, तो वह था पीटर मुंडी। जी हाँ, यह कब आए? तो यह 1632 में आए थे। उसने यहाँ व्यापार की संभावना देखी तथा डच कंपनियों का व्यापार करते हुए देखा। इसी से प्रेरित होकर अंग्रेज़ों ने भी बिहार में व्यापार की प्राथमिकता दी। आपको पहले ही बता दें कि हमने यहाँ पर डच और पुर्तगाल अपना अपना व्यापार करते थे, तो अंग्रेज भी इससे देखकर प्रभावित हुए कि ये लोग जब व्यापार कर सकते हैं बिहार से, तो हम लोग क्यों नहीं। तो इन्होंने भी बिहार में अपना फैक्ट्री लगा दी, बिहार से ट्रेड करना चालू कर दिया। आगे देखते हैं, तो आगे है हमारा अंग्रेजों द्वारा स्थापित फैक्ट्री वर्तमान में गुलजार बाग पटना स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस एवं सर्वन कार्यालय के रूप में कार्यरत है। यानी कि गुलजार बाग में जो अभी गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस है, वो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित फैक्ट्री का ही एक हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो अगला है हमारा डेन, यानी कि डेनिश कंपनी 1774 में पटना सिटी के नेपाली कोठी के समीप अपनी फैक्ट्री की स्थापित की थी। मुगल शासक फारूक सियर 1717 में अंग्रेजों को भारत में कहीं भी व्यापार करने एवं सिक्का प्रयोग करने का मान्यता दी। इस घोषणा को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। आपको बता दें कि एक मुगल शासक हुआ करते थे जिसका नाम फारूक सियर था। इन्होंने 1717 में क्या किया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे कहीं भी भारत के किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी तथा सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान कर दी, यानी कि वो अपने हिसाब से करेंसी को चला सकते थे। ऐसे में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि मैग्ना कार्टा क्या है और किसने इन्हें जारी किया और किसे जारी किया। तो आपको ध्यान रखना है कि मुगल बादशाह फारूक सियर ने इसे सन 1717 में जारी किया और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे फ़ायदा हुआ। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हमारा बंगाल और बिहार एवं अंग्रेज। इस टॉपिक को हम कल डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइए। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों, बिहार में सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? वो थी पुर्तगाल। वो कैसे आती थी? तो हुगली से पटना नाव के द्वारा आती थी, सामान खरीदती थी, वह फिर वापस चली जाती थी। लेकिन दूसरी कंपनी जो आई डच यानी कि नीदरलैंड वालों ने, वो पटना में आकर उन्होंने अपनी फैक्ट्री भी स्थापित। और ये दोनों कंपनियां किस तरह व्यापार करती थी? तो वह व्यापार करती थी बिल्कुल एक मसाले की तरह। मसाला यानी कि जो भी सोडा होते थे, सूती वस्त्र होते थे, इन सभी का व्यापार करती थी ये दोनों कंपनियां। लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब अंग्रेज भी बिहार में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अंग्रेज यात्री पीटर जो थे वो बिहार में आते हैं, पीटर मुंडी 1632 में। और इन्होंने जब इन दोनों कंपनियों को व्यापार करते हुए देखा तो इनके मन में आया क्यों ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भी यहाँ से व्यापार किया जाए। इसके बाद बिहार में भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और 1620 में इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री लगाया था, लेकिन एक साल बंद यह फैक्ट्री बंद हो जाती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण डेट आता है इसके रिगार्डिंग 1651 में, जब इसे सफलता मिलती है पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर कर ही दो ना।